गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वैध शासन। द्वैध शासन अर्थात डायरकी और डायरकी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डाई तथा आर्किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है दो शासकों द्वारा शासन या दो शक्तियों के द्वारा शासन। भारतीयों के बढ़ते हुए असंतोष की उपेक्षा चूंकि नहीं की जा सकती थी, अतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत संविधान तथा शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय वे विषय थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों के लिए अत्यंत आवश्यक थे और इसके अंतर्गत जो मुख्य विषय रखे गए थे वे थे वित्त, भू राजस्व, भू प्रबंधन, जेल व सुधार, पुलिस, सिंचाई, नहरें, दुर्भिक्ष पीड़ित सहायता, कानून व्यवस्था, शांति, न्याय, प्रशासन, समाचार पत्र, पुस्तक मुद्रणालयों पर नियंत्रण, जल शक्ति, श्रम समस्याएं, सार्वजनिक सेवाएं, औद्योगिक विषय, छोटे बंदरगाह, वर्जित क्षेत्र इत्यादि। इन विषयों पर प्रबंध गवर्नर के द्वारा अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से किया जाता था। दूसरा विषय है हस्तांतरित विषय। ये कम महत्वपूर्ण विषय थे जिससे ब्रिटिश साम्राज्य हितों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था और इस श्रेणी में जो विषय रखे गए थे वे स्थानीय महत्व के थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, शोध, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियाँ, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े। अर्थात इस प्रकार के द्वैध शासन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दो भिन्न भिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों को प्रांतों में स्थापित किया गया था। एक ब्रिटिश साम्राज्य हितों की संरक्षक थी, दूसरी स्थानीय हितों की, एक ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थी और दूसरी भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी थी। एक ब्रिटिश अधिकारी थे और दूसरे भारतीय थे। द्वैध शासन व्यवस्था का जो क्रियान्वयन किया गया था उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चूंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार की शासन पद्धतियों को स्थापित किया गया था जिनका कार्य भी विभाजित था, उसका परिणाम यह हुआ कि ये शासन पूर्ण रूप से विफल रहा और इसके असफलता का जो प्रमुख या पहला कारण था वह था विषयों का अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक विभाजन। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो रक्षित और हस्तांतरित विभाजन किया गया था वह इतना अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक व दोषपूर्ण था कि विषयों के विभाजन के परिणाम स्वरूप शासन संचालन संभव ही नहीं रह गया था। हस्तांतरित विषयों को क्रियान्वयन में भी मंत्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। रक्षित विषय तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे ही और इसका परिणाम यह हुआ कि शासन व्यवस्था में अविश्वास, असहयोग स्थापित हो गया और विश्वास और सहयोग के अभाव के कारण शासनिक कुशलता, समन्वय, विकास तथा प्रशिक्षण संभव ही नहीं हो पाया। दूसरी इसकी आलोचना विफलता का कारण है शासन का विभाजन संभव नहीं किया जा सकता है, ये आंगिक सिद्धांत के विपरीत है और इसका परिणाम यह हुआ कि शासन के विभिन्न अंग जो एक दूसरे पर निर्भर रहते थे उनमें सहयोग व संबंध नहीं रह पाया और परिणाम यह हुआ कि शासन दो विरोधी प्रवृत्तियों के साथ चलने के कारण पूर्ण रूप से विफल रहा। इस शासन की असफलता का तीसरा कारण है गवर्नरों की निरंकुश शक्तियाँ। संविधान के द्वारा गवर्नरों को व्यापक एवं निरंकुश शक्तियाँ प्रदान की गई। उन्होंने न केवल रक्षित विषयों के क्षेत्र में अपनी मनमानी की बल्कि विशेष स्थिति में हस्तांतरित विषयों पर भी उन्होंने अपनी मनमानी की। किसी मंत्री की नियुक्ति न होने पर गवर्नर किसी विभाग को अपने अधीन रख लेता था और मंत्रियों को वह केवल सलाहकार समझता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मंत्रियों के लिए एक सुव्यवस्था को स्थापित करना असंभव हो गया। असफलता का जो अगला कारण है वह है मंत्रियों की दोहरे उत्तरदायित्व। द्वैध शासन के अंतर्गत मंत्रियों की विवशता थी कि उन्हें दो सत्ताओं के अधीन कार्य करना पड़ता था, गवर्नर तथा विधान परिषद। वे गवर्नरों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे या उनके प्रति उत्तरदायी होते थे।
गवर्नर अधिकतर मंत्रियों या व्यक्तियों को नियुक्त करते थे जो उनके कृपा पात्र थे, उनकी मनोनुकूल कार्य करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे जनता के हित में, जनता की सेवा, जनता के हित में अच्छे कानून नहीं बना पाते थे, और क्योंकि गवर्नर को नाखुश करना उनके कार्य क्षेत्र, उन्हें उनके पद से हटने को विवश कर देता था। अगली असफलता का कारण लोक सेवकों का मंत्रियों के साथ असहयोगात्मक रवैया था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मंत्रियों व सचिवों के मध्य तालमेल, सहयोग या समन्वय नहीं था, और मंत्रियों का लोक सेवकों पर कोई नियंत्रण भी नहीं था। लोक सेवक नियुक्ति सपरिषद भारत मंत्री के द्वारा की जाती थी और लोक सेवक अक्सर मंत्रियों की उपेक्षा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मंत्रियों के लिए कार्य करना संभव नहीं रहा। लोक सेवकों को गवर्नर के द्वारा भी सहयोग प्राप्त था। अगला जो कारण है वह मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मंत्रियों में भी सहयोग का अभाव था। उन्होंने कभी भी एक टीम की तरह कार्य नहीं किया, वे एक दूसरे की आलोचना करते थे। गवर्नर ने भी कभी उन्हें एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया, क्योंकि वह उनके साम्राज्य हितों के विरुद्ध था, और उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व का भी अभाव था। वे एक दल के भी नहीं थे, और इस सब का परिणाम यह हुआ कि कार्यकारिणी परिषद अत्यधिक कमजोर रही और सकारात्मक कार्य नहीं कर पाई। एक कारण इनके पास अपर्याप्त वित्तीय अनुदान का होना भी है। ये योजनाएं अच्छी बनाते थे, उन्हें कार्य रूप में क्रियान्वित करने का भी प्रयास करते थे, पर उनके पास धन का अभाव था, जिसके कारण उनकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई। 1919 के अधिनियम के विफल होने का एक कारण विधान परिषदों का अलोकतांत्रिक गठन भी है। विधान परिषदें पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थी, न भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, और जिस उनका मूल लक्ष्य या उनकी विवशता ब्रिटिश साम्राज्य हितों का संरक्षण और संवर्धन करना अधिक रह गया था, जिसके कारण वे भारतीय जनता के हित में काम नहीं कर पा रही थी। इसकी विफलता का कारण द्वैध शासन का जो प्रारंभ होने का समय था वह भी उचित नहीं था। उस समय भारत में सहयोग, सद्भाव या विश्वास का वातावरण नहीं था। जालियांवाला बाग की गोलियों की कर्कश आवाज़ लोगों के दिमाग में विद्यमान थी। असहयोग व खिलाफत आंदोलन की चरमावस्था और उसका जो दमन किया गया, उस वातावरण में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार का प्रति विश्वास नहीं कर पा रही थी। द्वैध शासन की असफलता का एक कारण भारत की खराब आर्थिक दशा का होना भी है, और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भारत की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक खराब थी, और उस खराब आर्थिक स्थिति में द्वैध शासन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1919 का अधिनियम है वह लगभग विफल रहा या वह असफल रहा।